तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स फ्लैट में। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के तीसरे लेक्चर के बारे में। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं पहले वो जान लेते हैं। तो आज हम लोग के लेक्चर में कवर होने वाला है ओम्स लॉ, साथ ही डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात होगा और जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस वगैरह भी जान जाएंगे आज। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं पहले सिस्टमैटिकली दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, फिर तीसरे लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। तो वैसे मैं बता दूं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। तो स्टार्ट तो ओम्स लॉ से करनी है हमें। ओम्स लॉ देखिए, ओम्स जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। इन्होंने सबसे पहले एक आइडिया प्रपोज किया कि अगर मैं किसी कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं, आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो टर्म है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई स्टार्ट होता है। तो मेरे पास अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के एंड के क्रॉस में अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है, इससे एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब ये मूव करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी फिजिकल टर्म्स जो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है कंडक्टर के ऊपर, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और लेंथ वगैरह हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब सारे फिजिकल एक्टिविटीज को जो कि कंडक्टर के रिगार्डिंग होने चाहिए, उन्हें अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, अगर मैं उसे फिक्स कर दूं, तो ऐसे केस में जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एनहांस करोगे, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पर फोकस किया गया है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे उस सेक्शन के बीच में इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। दैट मींस द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिएगा until unless इनके बीच में सारे फिजिकल टर्म्स जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया वगैरह कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने ये कंडक्टर ले रखा है और इस कंडक्टर के ये सिरे हैं, इनके एंड्स के अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करंट का फ्लो मिलेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही एक्चुअली करंट का प्रोडक्शन करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I until unless फिजिकल टर्म्स कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो एक टर्म आएगा जो कि इसी कंडक्टर से एसोसिएटेड होगा। मिलिए एक नया टर्म से जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, V बाई I। अभी R क्या है, R वो टर्म है जो ये कंफर्म करता है कि किसी सेक्शन के या फिर किसी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होना चाहिए। तो R इज द कांस्टेंट, लाइक कांस्टेंट है जो कि कंडक्टर के लिए होने वाला है और ये इसके फिजिकल अपीयरेंस पे ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। इसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वेयर R इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेसिकली है कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि आप फिजिकल टर्म्स जैसे मैंने क्या बोला, लेंथ वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, एरिया वगैरह में चेंज ना करे, तो ये R की वैल्यू भी एक फिक्स वैल्यू दे देगी। तो डेफिनेशन लिख लिया जाए। डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the conductor is directly proportional to the current flowing through द कंडक्टर। ओके, तो ये हो गया आपका मेन डेफिनेशन। याद रखिएगा, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मतलब V
जो है वो I के प्रोपोर्शनल होगा, और इसे हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू I, और फिर उसके बाद हमें प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके एक कांस्टेंट को रिड्यूस करना है। यही कांस्टेंट इस कंडक्टर की वैल्यू होगी। याद रखिएगा ये चीजें तभी तक वैलिड हैं जबकि सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखा जाए, तब एक नया टर्म R इंट्रोड्यूस होता है। और याद रखिए ये R क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करेगा कि आपके वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, यही डिसाइड करता है। ओके फाइन। तो यहां से अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा B और I के बीच में, अगर मैं सारे टर्म्स को कांस्टेंट रख करके बात करूं तो ये B हो गया बच्चों, ये I हो गया। ऐसा ग्राफ जो है प्रोपोर्शनलिटी का एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और यहाँ ये 0 से उठता है। इसका मतलब जब आपने कोई पोटेंशियल एस्टैब्लिश नहीं किया था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखा, तब इसमें करंट भी नहीं, और जैसे जैसे आपने पोटेंशियल इंक्रीज करा करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ओके, और यहाँ पर ये जो आप टर्म देख रहे हो, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं स्लोप। याद रखिएगा स्लोप, और स्लोप ये जो है वो थीटा है। एक्चुअली थीटा की वैल्यू ही एक्चुअली R है, ये वैल्यू R डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे R जो है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, V by I। तो एक्चुअली ये जो आपकी वैल्यू है थीटा की वैल्यू, वो स्लोप दिखाती है, और स्लोप की वैल्यू ही एक्चुअली V by I की वैल्यू होती है। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो हमें अगर स्लोप निकालना है तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मेक श्योर कि V जो है मतलब पोटेंशियल जो है वो वर्टिकल एक्सिस पर हो, और ये I जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हो। अगर ये इस वाली एक्सिस पर हो जाएगा और पोटेंशियल इस वाली एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पर चला जाएगा, तब आपका स्लोप जो है वो कंडक्टेंस दिखाएगा। कंडक्टेंस हम लोग आगे जान जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बारे में मैं बात करूं कि R की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट अगर मुझे निकालना होगा तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लोग लिख सकते हो वोल्ट, और फाइनली इसको लिख सकते हो एम्पियर। इसका स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों ओम भी होता है। याद रखिएगा ओम बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे और डिटेल में भी समझने वाले हैं, डोंट वरी। बस इतना जानिए कि ये रेशियो एस्टैब्लिश करता है किसके इसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। अब इसके अलावा R के बाद याद रखिएगा इसकी डायमेंशन वैल्यू भी निकालनी होगी। डायमेंशन, इसका डायमेंशन कैसे पुट करोगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको करना यह है कि वोल्ट का लिखना होगा। वोल्ट का क्या होता है बच्चों, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और एम्पियर का तो आप समझ ही रहे हो, तो इसको आप लिखोगे जूल पर कूलम और एम्पियर का एम्पियर। और फिलहाल के लिए आपका जूल mL2T-2, और ये आपका कूलम का बच्चों 80, और नीचे आपका पहले से क्या है, पहले से आपका एम्पियर है, तो ये आपका एम्पियर ये हो गया। और फाइनली अब आपका ये हो गया ATA। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली mL2 तो था ही, A2 ये होगा, A2 ऊपर -2, T ऊपर -1, तो फाइनली ये होने वाला है mL2T ऊपर -1 तो -3 और A -2। तो फाइनली आपका R का डायमेंशन भी आ गया। डायमेंशन क्यों निकालते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें इसको फंडामेंटल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए इसमें कौन कौन से फंडामेंटल टर्म इंक्लूडेड है, इसलिए हमें डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़ ही जाती है। तो बात समझ में आ गई कि ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ वैलिड है केवल तब की कंडीशन में जब तक कि फिजिकल टर्म्स क्या हो, कांस्टेंट हो। याद रखिए इतना होने के बाद until the physical properties like pressure, temperature, length, area, etc. kept constant। ओके, बात समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर दूं मैं कि द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर until the physical properties like pressure, temperature, length, area kept constant। make sure कि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हों। ओके, तो आइए डिडक्शन करेंगे हम लोग कि ओम्स लॉ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मेथड से, मतलब
फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बिहाफ पर। तो बच्चों अब हम लोग को देखना है कि हम डिडक्शन करने वाले हैं ओम्स लॉ का, और वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी लर्न है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो जब हम किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। दैट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दैट इज द वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रखी थी, और आज हम लोग उसी टॉपिक से डिडक्शन करने वाले ओम्स लॉ का। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आइए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे हम लोग जाने, ये तो हम लोगों को पता है, पहले से हमने पढ़ा भी था, अभी मैंने बता भी दिया है। आइए पहले एक कंडक्टर से इसको और क्लियर करने की कोशिश करें। तो मेरे पास एक कंडक्टर है ऑफ कोर्स, और इस कंडक्टर में बहुत सारे भर भर के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको आपने क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रखा है, और ये चल रहे हैं। तो ये किस स्पीड से चल रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, इनके पास एक नई वेलोसिटी है कह लीजिए, और इसको आप कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। और जिसकी वजह से करंट आ गया। करंट कितना आता है मैंने बता रखा है, करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में क्या आती है आपको पता है। ओके, तो सिंस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, the drift velocity Vd, then आप क्या लिख सकते हो, Vd इज इक्वल टू क्या बताया, a टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो a टाउ, a की वैल्यू भी मैंने बता रखी थी e अपॉन m टाउ, याद आया, ऐसा ही कुछ था। और यहाँ पर फिर हमने v को ब्रेक कर दिया था, सिंस इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ अगर l है तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना होगा। तो ऐसे आप इसे लिख पाओगे v बाई एम एल इंटू टाउ, ये हो गया, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 डन, कंप्लीट हुआ। यहां से अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए v बाई आई टर्म हम बना सकते हैं कि नहीं। तो बनाएंगे कैसे, आपको vd की वैल्यू तो पता ही है, सिंस इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस कंडक्टर क्या होने वाला है बच्चों, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू होने वाला है NeAVD, D सफिक्स है, आपको पता होना चाहिए, D फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लाकर इसमें रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू NeAVD, VD की जगह पे आप लिखोगे क्या, स्मॉल e कैपिटल V अपॉन स्मॉल m l और साथ में टाउ, यही हो गया। और यहाँ पर आपको क्या पता है, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज वैल्यूज हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू n e स्क्वायर कैपिटल A टाउ अपॉन m l, और ये साथ में क्या हो गया, कैपिटल V हो गया। यहाँ से V बाई आई बनाना है इसे, तो v बाई आई कैसे बनाएंगे, तो हमने इसको उधर ट्रांसपोज कर दिया, इधर ये आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। लीजिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, इसको थोड़ा एक एक करके देखें। m क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, l ऑफ कोर्स लेंथ है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसको बेसिकली, यूनिट स्पेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू जिसको आप चेंज कर नहीं सकते, a एरिया है जिसको आप चेंज करना नहीं है। तो आपका ओम्स लॉ क्या था, अंडर द term when physical quantities, physical properties of the conductor unchanged हो, kept constant हो, तो ऐसे केस में v by I की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो बताइए मुझे, m आप चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का मास है, n चेंज नहीं कर सकते, ये डेंसिटी है ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की, ये चेंज नहीं कर सकते, e इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसे केस में l क्या है, लेंथ है, उसको आप चेंज करना नहीं है। टाउ क्या है, आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन टाइम इंटरवल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। मतलब अगर मैं फिजिकल टर्म के कांस्टेंट होने की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ओम फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है,
ये है L है, A है, और टेम्परेचर की वजह से टाउ नहीं चेंज होगा, ये सब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई V by I इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये ना। और यही तो हमें बताया गया था कि V by I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, या फिर कह सकते हो कि V और I की वैल्यू आपस में चेंज होगी, इंक्रीज हो सकती है V के साथ I, लेकिन ये जो टर्म्स है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। और यही हमारा ओम्स का कॉन्सेप्ट था, ओम का प्रिंसिपल था। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, ये कांस्टेंट टर्म है कौन? तो ये कांस्टेंट टर्म कोई और नहीं, मैं बता दूं, ये कांस्टेंट टर्म एक्चुअली वेयर r इज इक्वल टू, इसको हम r रेफर कर सकते हैं, वेयर r इज इक्वल टू हो जाएगा ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। तो यही है आपका रेजिस्टेंस वाला टर्म अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हम r को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि एक्चुअली इस r के जो होने की वजह कौन है, तो r के होने की वजह ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें होंगी, r जरूर होगा। और ऑफ कोर्स ये सारे m वैल्यू, n वैल्यू, एरिया, लेंथ सभी में होना है, इसीलिए हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जरूर होने वाला है। दिमाग में क्लियर कर लीजिए। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस प्रूफ लिख सकते हो इसके बाद कि हेंस प्रूफ द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ये आप लिख दीजिएगा, आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। बस ध्यान रखना है आपसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूफ द ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मेथड से करिए, नहीं लिखा है तो आप इसी तरीके से आप इसको कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टर्म है क्या और इसका बेसिक सा यूज क्या है, ये हमारे लाइफ में किस तरीके से इंटरफेयर करता है, आइए देखते हैं। तो बच्चों चलिए हम जानते हैं अब टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के टर्म को अभी हमने ओम्स लॉ में समझा। ओम ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर में होते ही है जो कि पोटेंशियल और करंट के बीच में रेशियो एस्टैब्लिश करते हैं, वो होना ही है। और उसके लिए हमने फिजिकल टर्म्स को कांस्टेंट किया और हमने जाना कि वो सारे फिजिकल टर्म्स इन्वॉल्व है रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस का नाम ही लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट को अपोज करना, और ये कौन सा मूवमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हमने करंट कह दिया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर की वो टेंडेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट क्या होंगे, रिस्ट्रिक्ट होंगे, और इसी कंडक्टर की टेंडेंसी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन ध्यान से समझेंगे। द फिनोमेना बाय विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट restricted into the conductor, this is called electrical resistance। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बेसिकली हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी क्या जाना था, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a टाउ। यही वो सारे टर्म्स हैं जो कि इन्वॉल्व है रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस से अब आप बच नहीं सकते क्योंकि वो सारे टर्म्स इसमें हैं। अब मैं अगर बात करूं आपसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि m आप हटा नहीं सकते, n आप हटा नहीं सकते, e आप हटा नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास, चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी टाउ वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ हम ये कह सकते हैं कि आर दो चीजों पे फिर डिपेंड करेगा, एल पर डिपेंड करेगा और साथ ही किस पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। सीधी सी बात है, वो सारे टर्म जो आप इंट्रोड्यूस करते हो लेंथ के थ्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, लेंथ जितना इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट उतना इजी हो जाएंगे और ज्यादा अमाउंट में पहुंचेंगे, और अधिक अमाउंट पहुंचेगा तो करंट ज्यादा आएगा, रिस्ट्रिक्शन कम आएगी। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, ज्यादा एरिया रिस्ट्रिक्शन कम, लेंथ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा, रिस्ट्रिक्शन यहाँ रेजिस्टेंस से डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आप यहाँ
रिमूव करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते एक नया टर्म आएगा, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही थी, रेजिस्टेंस के बारे में हो रही थी। तो रेजिस्टेंस का जो भी कांस्टेंट आएगा उसे कंडक्टर की ही रेजिस्टिविटी टर्म से हम डिफाइन करते हैं। तो वेयर रो इज व्हाट, रो इज द अनदर कांस्टेंट, जो कि कब आएगा, वो तब आएगा जब हम बाकी सारे टर्म्स को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये रो आपका रेजिस्टिविटी है जो कि उस कंडक्टर में होगी। इसमें याद रखना है, हमने टेम्परेचर भी इंक्लूड कर लिया था, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा गया है यहाँ पे। तो हेंस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टर का ही नेचर है और इसमें ये सारे टर्म इंक्लूडेड है, तो ये कंडक्टर का नेचर एक्चुअली है। याद रखिए कि अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, दूसरा कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो जब वो कांस्टेंट उस कंडक्टर में निकल के आता है तो वो उसके नेचर को बताता है, और ये उस कंडक्टर का अपना नेचर है। मतलब अलग अलग डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए आपके रो की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है बच्चों कि रेजिस्टेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप बढ़ा घटा सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर का स्पेशल प्रॉपर्टी होगा जो कि सारे कंडक्टर में फिक्स होना है, वो मिलना ही, उसको आप कम अधिक नहीं करेंगे। ओके, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, समझेंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस टर्म वो है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ लेंथ, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टिविटी बिलोंग्स टू नेचर। ओके, बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट मैंने बताई रखी थी, ओम। तो रेजिस्टेंस का प्रॉपर सा डेफिनेशन क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी हो गई जिससे वो करंट के फ्लो में रिस्ट्रिक्शन डालेगी, इससे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम लोग जाने कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों रेजिस्टिविटी एक ऐसा टर्म है जो कि हर कंडक्टर में एग्जिस्ट करता है, और अलग अलग कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी का टर्म देखिए अलग अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसमें एन इन्वॉल्व था, आपको याद होगा लास्ट टाइम, या वैसे भी अभी हम जान जाएंगे कि एन कैसे इन्वॉल्व है। तो ये अलग अलग कंडक्टर के रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कंडक्टर का अपना नेचर होता है, तो नेचर बिलोंगिंग होती है। तो जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले क्या देखा था, अभी देखा था R इज इक्वल टू, आपने रो L बाई A पढ़ा, तो यहां से हम लिख सकते हैं R A बाई L। ओके, यही लिख सकते हैं। अब मुझे ये टर्म डिफाइन करना है कि रेजिस्टिविटी टर्म है क्या, जो हमारे हाथों में है। देखिए हम पहले उसको 1 कर देते हैं, तो यूनिटरी मेथड से हम किसी भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। इफ आप यहाँ पे L की वैल्यू क्या कर दो, इफ L की वैल्यू क्या 1 मीटर कर दो और A की वैल्यू क्या कर दो 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाने वाला है। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, द रेजिस्टेंस अप्लाइड या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इनटू द कंडक्टर ड्यू टू यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। हर एक यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से कंडक्टर में रेजिस्टिविटी होनी ही है, और उस टर्म को हम इक्विवेलेंट मानते हैं रेजिस्टिविटी के। तो हम इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि किसकी क्या रेजिस्टिविटी होती है, वो जो भी होगी फिक्स होगी। लेकिन रेजिस्टिविटी का टर्म जो है वो ऐसे ही डिफाइन करेंगे आप कि द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इनटू द कंडक्टर ड्यू टू यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिख लोगे, द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड इनटू द कंडक्टर ड्यू टू unit length and unit cross section area, this is called resistivity। या आप क्या कह सकते हो, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ध्यान से आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म एक ही है। याद रखना है कि जो आपका कोई एक कंडक्टर जैसे कॉपर जो प्रोड्यूस करता है यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, एग्जैक्टली वही सेम आपका एल्यूमिनियम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें टर्म्स अलग अलग होंगे। कैसे, आइए वो भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू यहाँ पे ml अपॉन ne स्क्वायर A टाउ लिखा जा सकता है, और A बाई L लिख सकते हैं, A कैंसिल L कैंसिल,
तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली यहां रो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो क्या क्लियर हुआ आपको यहां से कि जो रो वाला टर्म है, ये जो रेजिस्टिविटी टर्म है, वो m पे डिपेंड करता है जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर नहीं सकते, e पे डिपेंड करता है जो कि चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो चेंज कर नहीं सकते। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ पे। तो आपने टाउ को फिलहाल के लिए कांस्टेंट रखा है, क्योंकि जब कंडक्टर में टेंपरेचर कांस्टेंट रखोगे तो टाउ के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होगी एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में। तो अलग अलग अगर मैं बात करूं अलग अलग मेटल के लिए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी और यही होता है उसका नेचर। तो याद रखिए, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, it does not depends upon dimension। डायमेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से कैलकुलेट हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि कैसे हमें रो को डिफाइन करना है। तो ये रो को डिफाइन करने की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि रो की यूनिट बता दीजिए, रो की यूनिट कैसे निकालें। तो रो की यूनिट आप यहीं से निकाल लीजिए। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ओम होगी, इसका मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो यहां से रो इज इक्वल टू हो जाने वाला है क्या, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ये फाइनली कैंसिल होके क्या मिल जाएगा, ओम मीटर। तो हमने क्या लिख देना है, रो की यूनिट ओम मीटर, राइट, ओम मीटर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसके डायमेंशन निकालने होगी, तो डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा, तो डायमेंशन जो है वो आपका होमवर्क होना चाहिए कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैं उसके बाद बता दूं कि डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा। डायमेंशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, वैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस ओम का बता रखा है। ओम का क्या होता है आपको पता है, ओम के साथ ये मीटर, मीटर में होता है एल, तो एल आप इंक्लूड कर लोगे तो आपको डायमेंशन मिल जाएगा किसका, रो का आप निकाल लेंगे। तो बात क्लियर हो गई कि रेजिस्टिविटी टर्म एक्चुअली है क्या। अब हम समझेंगे कि कंडक्टिविटी टर्म क्या है। तो बच्चों चलिए हम लोग समझेंगे कि कंडक्टिविटी टर्म एक्चुअली क्या है। तो कंडक्टिविटी देखिए इजी होने वाला है। जैसे आप ये जान लीजिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, उस तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे अच्छाई का बुराई होता है, बुराई की अच्छाई भी होगी। तो याद रखें कि रेजिस्टिविटी का मतलब रोकना होता है, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी का मतलब हमें अलाउ करना होगा कि मतलब कंडक्टर कितना अलाउ करता है करंट को, एग्जैक्टली वही चीजें हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी टर्म का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, इट इज रेसिप्रोकल of resistivity। बस यहाँ पर इतना काम हो गया। तो इसको डिफाइन किससे करते हैं बच्चों, तो मैं बता दूं, इसको डिफाइन करते हैं सिग्मा से। तो 1 अपॉन रो इसका टर्म हो जाएगा बेसिकली 1 अपॉन रो। आपको याद है कि इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट हम लोग क्या लिखते थे, इसको लिखते क्या थे, इसको हम लोग लिखते थे रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, राइट, ऐसे ही कुछ। तो ये ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए, यही हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी और यूनिट क्या होगी, तो इसकी और यूनिट में आपको मैं बता दूं कि इसको हम लोग लिखते थे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ऐसे ही कुछ लिखते थे। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। तो ये भी इसका एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी यूनिट वैसे होती थी 1 अपॉन ओम। तो यहाँ पे 1 अपॉन ओम मीटर आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ गया इसका यूनिट। इसका डायमेंशन जहां तक मैं आपसे पूछ लूं कि इसका डायमेंशन निकालिए, तो डायमेंशन भी आप निकाल ही लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ पे आपको डायमेंशन निकालना होगा। तो ओम इनवर्स, तो ध्यान दीजिएगा ओम का लिखना है पावर में -1, तो जितने भी टर्म पॉजिटिव होने वाले वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। मीटर, मीटर मतलब एल, इनवर्स है -1 है, तो वो भी आप कर लेंगे। आई होप आप कर लेंगे। याद रखें ये भी किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। नेचर का मतलब क्या है,
जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टिविटी की टर्म उतनी ही कम होगी। तो याद रखिए, अगर मैं कॉपर की कंपैरिजन मैग्नीशियम से करूं तो कॉपर ज्यादा कंडक्टिविटी वाला होगा, वहीं रेजिस्टिविटी के टर्म में मैग्नीशियम ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? आइए अब समझेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, आइए देखिए। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कंडक्टेंस टर्म है क्या। कंडक्टेंस, देखिए बच्चों, जैसे आपने सुना था रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टेंस। सिंपली है, रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेंथ, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन, विद द हेल्प ऑफ टेंपरेचर, ये सबसे कंट्रोल कर सकता है। वैसे ही रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का टर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे कंडक्टेंस का टर्म घटेगा। तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, द कंडक्टेंस इज reciprocal of resistance। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस रेजिस्टेंस आपको पता ही है, ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, अलावेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया जी से रिप्रेजेंट करते हैं 1/r। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू आप जानते ही हो क्या थी, ml/n e² a टाउ, यही लिखते थे ना। तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो हो जाएगा ne² a टाउ अपॉन ml। ये हो गया आपका g का वैल्यू। तो ये g की वैल्यू हो गई, इसकी यूनिट भी वगैरह भी होगी, तो इसकी यूनिट भी आपको लिखनी ना पड़ेगी। तो यूनिट बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, 1/ओम का आप ओम इनवर्स लिख सकते हो। देखो, ओम इनवर्स को ऐसे लिखिए, चाहे देखिए उल्टा हो जाएगा, देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं साइमन। तो 1/ओम को साइमन भी लिखा जा सकता है, दिस इज साइमन। और यहाँ पे डायमेंशन लिखना होगा। तो बच्चों डायमेंशन आपको r का लर्न हो जाना चाहिए। r का डायमेंशन लर्न हो गया तो बहुत अच्छा। m-1 l-2 t3 a2, ये इसका डायमेंशन बच्चों हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये डायमेंशन आपका रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। और इस तरीके से आप किसी और का भी निकालना, जैसे कि मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डील करेंगे। जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझसे आप शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।